नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश से दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोज़ की और अपकमिंग वीडियोज़ की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, द प्रीएम्बल वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाई। तो भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसको सर्वप्रथम बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत प्रीएम्बल को संशोधन किया गया उसमें, और उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया और यूनिटी ऑफ द नेशंस की जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया था। अगला प्रश्न है, Which of the following articles empowers the President of India to call for joint sitting of both house of the Parliament? तो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को बुलाने के लिए जो राष्ट्रपति को पावर है वो किस आर्टिकल के तहत मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 108। दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको मिनिमम 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज 35 है और मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है। अगला प्रश्न है, एट लीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, 50 MPs। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएसए के संविधान से बोरो की है और राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो की है। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती थी कि ब्रिटिश इंडिया का जो लोअर हाउस होता था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश इंडिया के लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था और इसके पहले डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स रिलेट टू द रिलेशनशिप ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यानी कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं? तो 74, 75 और 78 नंबर के आर्टिकल राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधों को शो करते हैं। ठीक है, आप आर्टिकल 74, 75 और 78 को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दोस्तों शामिल किया गया था। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन हैं। और ये किस आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल 51A। और किस भाग में आती हैं संविधान के? पार्ट 4A में। ठीक है, आर्टिकल, पार्ट और टोटल 11, आप इनको जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शंस बाय एरिया? तो आम चुनाव में सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों चांदनी चौक, नई दिल्ली से, जहां के एमपी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेजेंट में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रिसेंटली WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी डॉक्टर हर्षवर्धन बने हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आफ्टर हाउ मेनी डेज अ सीट कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट इफ अ मेंबर रिमेन प्रेजेंट? अगर पार्लियामेंट में
कोई भी मेंबर बिना किसी प्रायर नोटिस के लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट को वैकेंट माना जाता है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहता है तो वो उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनिशियली फॉर हाउ लॉन्ग प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट। तो किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक मैक्सिमम किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की जो राज्य सूची है, 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो स्टेट लिस्ट में दोस्तों 59 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, और यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची में 98 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। तो इनको आप जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड्स अंडर विच आर्टिकल। तो भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की? तो इसका आंसर है आर्टिकल 18 के तहत। यानी कि कोई भी बंदा अगर किसी को भारत रत्न मिला है और पद्मश्री मिला है तो वो अपने नाम के आगे इनके टाइटल का उपयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों अब ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज। तो भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप को मापने के लिए हम सीस्मोग्राफ नाम के यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मोह स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो मोह पैमाने का उपयोग किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल, यानी कि खनिजों की कठोरता की डिग्री को मापने के लिए हम मोह स्केल का उपयोग करते हैं। एक जर्मन मिनरोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक मोह, जिनने 1812 में ये तकनीक विकसित की थी। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो इंडिया का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो दोस्तों इंडिया में टोटल 50 टाइगर रिजर्व यानी कि 50 बाघ अभ्यारण्य प्रेजेंट हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात जो है सबसे बड़ा उत्पादक है कॉटन का। यहाँ से कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, आंसर बताइएगा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अगला प्रश्न है, विच इज द मोस्ट सुटेबल लेयर फॉर फ्लाइंग जेट एरोप्लेन्स। ठीक है, जेट एरोप्लेन्स की उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी है? तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो जेट हवाई जहाज होते हैं, जेट विमान होते हैं, उनके लिए स्ट्रेटोस्फीयर जो है एक सुटेबल लेयर है एटमॉस्फेयर की उड़ान भरने के लिए। अगला प्रश्न है, द हाइस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो झिंडा घाड़ा पीक जो है दोस्तों वह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, 1690 मीटर अबव सी लेवल। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, और जो दोस्तों ये झिंडा घाड़ा पीक है यह आंध्र प्रदेश की अराकू वैली में प्रेजेंट है। और वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुनी चोटी, जो कि केरला में प्रेजेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द डूरंड लाइन। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे डूरंड लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच की है। 38 पैरेलल लाइन जो है वो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच की है। तो इन लाइन्स को आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है और गन्ने से ही चीनी बनती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दोस्तों क्यूबा को जो है
शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि हमको सभी को इनका बेनिफिट मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।